अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे, लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे ग़ुलाम अब्बास हरल साहब, इसके साथ ही साथ मोहम्मद नौशाद अली साहब और इसके अलावा शहजाद अनवर फ़ारूकी साहब और फैसल शकील साहब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, सबसे पहले बात 62(1)F के तहत सियासतदानों की नाअहली से मुताल्लिक जो केस ज़ेर समात है, चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स हैं, इस हवाले से वकील खुर्रम रज़ा से इस्तफसार करते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिकल 62(1)F में नाअहली की मुद्दत है कहाँ। जब तक कोई झूठा साबित नहीं होता, हम क्यों फ़र्ज़ करें कि वो झूठा है। महज झूठ बोलने पर ताहयात नाअहली आखिर क्यों? ताहयात नाअहली देने की कोई तो मंतक होनी चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहल कर सकता है तो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास भी होगा। तौबा और राह रास्त पर आने का तसव्वुर तो इस्लाम में भी मौजूद है। इस्लाम में गुनाहगार को मुआफ़ भी किया जाता है। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कहा कि जब कानून आ चुका और नाअहली 5 साल की हो चुकी तो ताहयात वाली बात कैसे कायम रहेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अजीब नहीं लगता कि क्रिमिनल्स दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है, सिविल नौयत की गलती वाला नहीं। तो ऐसे में सवाल सबसे पहले ग़ुलाम अब्बास साहब आप ही के सामने, पार्लियामेंट का फैसला आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हावी हो सकता है? देखें जी, ये 62 जो है वो ज़्यादा दौर से पहले सिंपल था। 62(1)F जो है 1985 में ज़्यादा दौर में शामिल किया गया और इसका मकसद सिर्फ यही था कि मुंतखब नुमाइंदों को जो है वो अदालतों के ज़रिए नाअहल करवाया जाए। उसके बाद कहीं पे भी आइन में ये नहीं लिखा हुआ 62(1)F में कि नाअहली जो है वो उसकी मुद्दत क्या होगी। और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई उस हवाले से, उसके बाद जो आई उसमें भी ये कहीं नहीं लिखा गया कि नाअहली जो है वो कितने साल के लिए होगी। लाइफ टाइम जो अगर किसी को डिस्क्वालिफिकेशन की जाती है तो उसकी जो मुद्दत है उसका पीरियड जो है वो कितना होगा। ठीक। उसके बाद सब्सिक्वेंटली एक अमेंडमेंट आई इलेक्शन एक्ट जो 2017 का है, उसमें मौजूदा गवर्नमेंट जो साबका गवर्नमेंट थी PDM की, उसने सेक्शन है 2017 एक्ट का 232, उसमें अमेंडमेंट की और उन्होंने इसका पीरियड जो है वो डिफ़ाइन कर दिया, मुकर्रर कर दिया। उसमें उन्होंने पीरियड जो इसका था वो 5 साल के लिए कर दिया कि अगर कहीं किसी जो पार्लियामेंटेरियन है उसको 62(1)F में नाअहली होती है तो उसका जो मुद्दत है वो टोटल 5 साल होगी। तो चूँकि इस हवाले से आइन भी खामोश था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी खामोश थी, तो अब ये मामला दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि आइन की तशरीह करना। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन को दोबारा जो है वो बना नहीं सकती, रीराइट नहीं कर सकती, ना सुप्रीम कोर्ट का ये दायरा इख्तियार है। ये सिर्फ दायरा इख्तियार जो है वो पार्लियामान का है कि कोई भी आइन और कानून जो है वो बनाए। और इस हवाले से पार्लियामान ने एक आइन जो है उसमें और कानून जो है बना दिया है कि 5 साल मुकर्रर कर दिए। ठीक। तो अब मेरी नज़र में जो नाअहली है वो 5 साल के लिए ही सुप्रीम कोर्ट से भी यही तवक्को की जा सकती है, क्योंकि कानून बड़ा वाज़ेह है इसमें। अच्छा। कि जितनी जो भी नाअहली होगी 62(1)F में तो वो 5 साल के लिए होगी। ये अलहदा बात है। ये 62(1)F जो है बेसिकली इसको तो वैसे ही निकाल देना चाहिए आपके आइन से, क्योंकि इसका जो मिसयूज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जो इसमें क्राइटेरिया सेट किया गया कि कोई सादिक और अमीन जो है, ये तो बड़ा मुश्किल सा क्राइटेरिया है। ये नबियों के लिए ये क्राइटेरिया है, आम जैसे आम गुनहगार लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, पॉइंट क्लियर आपका। नौशाद साहब, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के रिमार्क्स देखकर आपको क्या लगता है कि किस तरह के फैसले की तवक्को की जा सकती है? देखिए, मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। मैं इससे मुतल्लिक इस तरह की कोई वो तो नहीं कर सकता, कोई आर्ग्यूमेंट तो नहीं कर सकता। मैं आपको सिर्फ अपनी राय दे सकता हूँ कि 62(1)F पे मेरी क्या राय है। जी। तो मैं सिर्फ उस तक की बात करूंगा, उससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। वो जी। ये है कि मेरी नजर में नाअहली का जो मामला है ये अवाम को तय करना चाहिए। ये अदालतों के जरिए या किसी और फोरम के जरिए ये चीजें तय नहीं की जानी चाहिए। हम अमूमन ये बात करते हैं कि जो पॉलिटिशियन होता है, सियासत होता है, सियासतदान होता है या सियासी जमात होती है, वो बराह रास्त वोटों से मुंतखब होकर आती है। जो
अवाम फैसला करती है कि वो किसको देखना चाहते हैं, मुंतखब करना चाहते हैं, किसको नहीं मुंतखब करना चाहते। तो ना किसी सियासी जमात को इस तरह के हथकंडों से साइड पर किया जाना चाहिए, ना किसी सियासतदान को किया जाना चाहिए। जो लोग मुंतखब होकर आते हैं वो अपनी कारकर्दगी जो है वो अवाम के सामने रखें हर इंतखाबात में, और उसका फैसला जो है वो अवाम करे कि कौन जो है अहल है और कौन ना अहल है। जी। बाकी रही बात कि मैं इस चीज से बहरहाल अग्री करता हूं कि मेरी नजर में कानून साजी का हक जो है वो पार्लियामेंट को है। ये आईन ने ये हक उसे दिया है। बेशक। सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन कर सकता है उस चीज की कानून साजी की गई है। जी। जहां कानून साजी हुई नहीं उसको ऐड करने के मुतरादिफ होता है या आइन पे इम्पोज करने के मुताबिक होता है, वो नहीं किया जाना चाहिए। तो बहरहाल ये तो अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। सारे आप देख रहे हैं कि बहुत तफसील से उसकी बारीकबीनी से उसके ऊपर समाअत हो रही है, लोग अपनी राय दे रहे हैं, वकला अपनी राय दे रहे हैं, और जजेस भी जो हैं वो सवालात पूछ रहे हैं। रिमार्क्स जो भी उनके हों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रिमार्क्स का मतलब बाज़ औक़ात इस्तफसार जो है, हमारे यहाँ बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर जज कोई सवाल पूछता है तो जज वो सवाल पूछने के मीनिंग में बात कर रहा होता है, और हम उसको रिमार्क्स में ले जाते हैं, और नतीजा ये होता है कि हम उसकी खबर बना लेते हैं और उसको किसी और तरफ ले जाते हैं, जिससे नुकसान ये होता है कि वो तो जज तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा होता है कि वो क्लैरिटी ऑफ माइंड आ सके और असल बात पता चल सके, या आइन की मंशा समझ में आए, या कानून की जो उसके ऊपर जो भी हद है उसकी समझ में आए, ताकि क्लैरिटी के साथ किसी फैसले पे या नतीजे पे पहुंचा जा सके। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ऑनगोइंग समाज के ऊपर इस तरह की गुफ्तगू कर दी जाती है, या उसको ब्रेकिंग न्यूज या टिकर्स का हिस्सा बना लिया जाता है, जिससे नुकसान ये होता है कि ये कहा जाता है कि रिमार्क्स कुछ थे और फैसला कुछ आ गया। असल में जितना भी समाज में जो भी कुछ हो रहा है उसका मकसद सिर्फ जजेस का ये होता है कि वो तमाम तरीके से मामले को समझ ले और फिर समझने के बाद उस पर फैसला दे। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि समाज क्या फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ये जज साहबान जो मौजूद जज है वो बेहतर जानते हैं कि उन्होंने क्या फैसला करना है। हाँ जी। मैंने आपको जो 62(1)(f) पे मेरी राय है वो भी बता दी, और कानून साजी से मुतल्लिक जो इख्तियार जिसको होना चाहिए वो भी जो मेरी नजर में है मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल। शहजाद साहब, क्या तौबा का हक सबको मिलेगा या सिर्फ मखसूस लोगों के लिए ये डील अवेलेबल है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सना। अच्छा, बात यह है कि जब कोई मसला आप शुरू करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि ये टाइमिंग क्या है इसकी। आप बेशक कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, लेकिन आप ये वक्त किस टाइम पीरियड में, किस विंडो स्लॉट में आप इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे सारी बात जो है उसमें खराबी आ जाती है, और देखने वाली नजर उसको शुकूक शुबहात की नजर से देखने लगती है। तक मुझे याद पड़ता है ये तरमीम तो ज़िया उल हक ने शामिल की थी, और मेरा ख्याल है 84 की बात है, 85 की असम्बली आई गालबन, और उसने फिर इसको इंडेमनीफाई किया, इसकी तस्दीक कर दी, और वो आइन का हिस्सा रहा। अब 37-38 साल से कुछ चीजें आपके आइन का हिस्सा हैं, और उस पे ये तमाम लोग जो इससे बराह रास्त मुतासिर होते हैं, उन्होंने कभी इसको छेड़ने की कोशिश नहीं की। ना उनको कभी ये मसला हुआ कि वो सादिक और अमीन की कसौटी पर पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते। तो उनको नहीं, जरूरत की बात देखिए, या तो मैं तो बिल्कुल साफ बात करता हूं कि बात यह है कि मसला तो सियासतदानों का है, उन्होंने ही इस छलनी से गुजरना है, चाहे 62 की छलनी हो या 63 की छलनी हो। तो इनको देखना चाहिए था, उनके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए थी कि वो इस पर कानून साजी करते। अच्छा, आपने एक पोर्शन जो है वो ग्रे एरिया छोड़ दिया। एक अदालत आई, उसने उस पर कोई ना कोई फैसला दे दिया, और उसमें उन्होंने ताहयात कह दिया। चलें जी, उसके बाद भी एक असेंबली रही, उस असेंबली में आप इस मसले को एड्रेस कर लेते, उस दौरान भी सारे सोए रहे। अब यकदम जो पिया के मन को एक भाग गई है एक दुल्हन, और आप उसको जो है वो मनकूहा बनाने के लिए निकाह नामे के फार्म में अब आप तब्दीली करने चल पड़े हैं। तो कर लें जनाब, आपकी मर्जी है, जो चाहे आपका उसने क्रिसमस आज करे। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि देखने वालों को ये लगना चाहिए कि आप किस इंटेंशन के साथ इस तरफ आ रहे हैं। या तो आप इसको आने वाली असेंबली की सवाबदीद पर छोड़ दीजिए। खुद जज साहिबान ने ये कहा है कि ये 5-7 लोगों की जो दानिश है, क्या वो 300 से ऊपर जो मुंतखब नुमाइंदे होंगे, क्या उनसे ज्यादा ये समझदार हैं, या उनके ऊपर इनकी दानिश ज्यादा प्रवेल करेगी? तो मेरा मानना ये है कि एक तो इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है। आप इसको करना चाहते हैं 5 साल के की बाद मुद्दत कर भी लें, तो या 2 असेंबली साल ने तय की है ना, किस असेंबली के लिए छोड़ दें?
और नौशाद साहब उसमें देखें, आप जो बात कर रहे हैं अब उसी तरफ आ जाएं। आप एक आईनी तरमीम को एक कानून साजी के जरिए, सिंपल मेजोरिटी के जरिए तब्दील करने की कोशिश कर बात रहे तय हैं। होगी ना, इस तरह तो ना करें आप। सुप्रीम कोर्ट इसी बात को तो तय करने जा रही है कि क्या ये आईनी जो तरमीम है ये इसके लिए 2/3 चाहिए, ये आईनी तरमीम चाहिए, या ये सिंपली सजा का मामला जो है उसकी शिक को बहाल रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता। अब वाह 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 वाह, ये बड़ा कमाल आर्गुमेंट है नौशाद साहब, मैं मान गया हूं। यानी आप ये कह रहे हैं कि कुरानो हदीस में जिन चीजों को ममनू या हराम करार दे दिया गया, अब मौजूदा कोई फुका या उलमा जो हैं उस पे बैठ के बात करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि ये इस तरह से हो सकती है या नहीं हो सकती। दस्तूर आपने बनाया किस लिए? आपने खुद से घड़ लिया है, जिस तरह आपने ये घड़ लिया कि वहां पे एक जो है वो असेंबली थी भाई, जो असेंबली गुज़िश्ता असेंबली जिसको आप याद कर रहे हैं, वो जो हुकूमत थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने उस शिक का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो ये चाहते थे कि उनके मुखालफीन जो है वो शाद साहब, तो अब वो शिक जो है, देखें उस शिक की तलवार जो है, देखें मेरी गुजारिश सुन लें, अब इस शिक की, जी 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 फरमाइए फरमाइए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए जो सिस्टम उस वक्त डिजाइन किया गया था, पहली बात तो ये है कि जो नाअहली का मामला है, ये जो शिक है, ये इसलिए जेरे बहस आई कि एक शख्स की नाअहली की गई और बाद में ये तय किया गया कि ये ताहयात नाअहल है। और महज अच्छा, उसके बाद असेंबली आई। बेसिकली कहा यह जाता है कि वो जो असेंबली 2018 के इंतखाबात के नतीजे में बनी थी, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो मुखालफीन है उनको नाअहल कराना चाहती थी, इसीलिए ताहयात नाअहली कर दी गई। किसी को ये आर्गुमेंट था, फर्ज करें, अब जो हुकूमत वहां 2018 के नतीजे में मौजूद थी, वो तो चूंकि करके वो चाहती ये थी कि ताहयात नाअहली खत्म ना हो, इसलिए वो ये काम कर रही थी। उसके बाद एक और हुकूमत आई तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में, उनको ये लगा कि ये ताहयात नाअहली जो है ये दुरुस्त नहीं है। वहां पे जो असेंबली मेंबरान थे उन्होंने एक कानून पास कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये आर्गुमेंट है, ये जो आपने बात की है कि क्या ये आईन की तरमीम के जरिए मुमकिन है या ये सिंपल कानून के जरिए ये हो सकता है। कानून साजी तो कानून बनाने वालों ने कर दी। नौशाद साहब, मेरी गुजारिश ये है कि जिन लोगों के बारे में आपको शुबा है कि उन्होंने असेंबली में रहते हुए इस पे बात नहीं की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उनकी इंटेंशन ये थी, चलें अब तो रोल जो है वो रिवर्स हो चुके हैं। अब तो ताहयात नाअहली जो है वो तो सरबराह तहरीक इंसाफ के सर पर भी वही तलवार लटक रही है जिसका सामना मियां नवाज शरीफ ने किया था, और अभी भी आप खुश इस पे हैं कि हम अब उस जगह पे आ गए जहां कभी इमरान खान थे। तो नहीं, देखिए मैंने आपकी बात पूरी सुनी है, मुझे आर्गुमेंट कंप्लीट करने दीजिए, मेहरबानी फरमाइए। जी 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 शाहजाद, मैं सिर्फ ये इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि अब तो रोल जो है वो तो रिवर्स हो चुके हैं और हम इस पे खुश हैं कि चूंकि इमरान खान की जगह पर हम आ गए और ये उधर चला गया है। आप इसको बतौर सियासी जमात कहीं पे बैठ के एक दफा तय क्यों नहीं कर सकते? सियासी जमातें सियासी मामलात को खुद क्यों नहीं तय करती? आप इसमें अदालतों को क्यों घसीटते हैं? ये तो सियासत, जब आप सुप्रीमेसी की बात करते हैं, बिल्कुल आप खराबी की जड़ खुद बांध रहे हैं। अपने अपने एरियाज आपके डिफाइन है दस्तूर में, उस डोमेन के अंदर रहते हुए आप भी जो मर्जी करें और उनको भी करने दें। मैंने तो सिर्फ एक फैक्ट किया है, दो बातें इंपॉर्टेंट है, मैंने सिर्फ इतना सा फैक्ट आपको करेक्ट किया है। देखिए, जो जिस कानून साजी की आप बात कर रहे हैं वो असेंबली से ही होकर आई है। आपने कहा ना कि आइंदा असेंबली वालों को छोड़ दें, हो सकता है फर्ज कर लें कि आज अदालत कोई भी फैसला दे दे, आपकी बात की राय को तस्लीम करते हुए जो आइंदा असेंबली आएगी उसको लगेगा कि ये फर्ज करें ये दुरुस्त नहीं है, तो वो उसमें तरमीम कर लेगी। मैंने तो उस फैक्ट को दुरुस्त किया था कि वो जो कानून बनाया गया या उसमें तरमीम की गई वो असेंबली से ही होकर आई है। सो आपको जो बात आज सुप्रीम कोर्ट में जजेस कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं, मैंने जो बात कही थी कि कानून साजी करने का हक पार्लियामेंट का है, वो जो भी कानून साजी करती है कानून बनाने का हक उनके पास है। अगर फर्ज करें कोई कानून हो उसके अंदर किसी चीज के ऊपर इंटरप्रिटेशन का मामला हो तो वो सुप्रीम कोर्ट तय कर दे। लेकिन ये जो आप जिस बात कर रहे हैं ये बात दुरुस्त है कि इन तमाम सियासतदानों को बैठना चाहिए। मुझे इससे कोई इस बात के ऊपर कोई वो प्रॉब्लम नहीं है कि अगर इमरान खान साहब पे नाअहली की तलवार हो या नवाज शरीफ साहब के ऊपर ताहयात नाअहली की तलवार हो। ये एक्चुअली सियासतदानों की अपनी जहालत या बेवकूफी है जिसकी वजह से आज ये दिन वो देख रहे हैं। जो बात जो इमरान खान साहब को कही जाती थी, ये नैब कवानीन के मामले में भी हमें याद है कि लोग मशवरा देते थे, तमाम पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, उन्हें कहते रहे नैब की तरमीम कर ले, वो नहीं माने।
वालों को कहा कि आप कर ले, वो एक पूरी हुकूमत करके चले गए, नहीं माने। उसके बाद इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी नैब तरामीम पर बात की जाती रही, उन्होंने भी मसवदा तैयार किया, नहीं कर सके। आखिरकार ये पीडीएम हुकूमत ने 2 लेजिस्लेशन कर ली। ये सियासतदानों को मिल बैठ के ही करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है नौशाद साहब, मैं आपको मौका दूंगी, एक और सवाल आपके सामने मैं जरूर रखूंगी, लेकिन फैसल साहब का मुझे पॉइंट ले लेने दीजिए। जो कानून साजी की गई है ये कौमी असेंबली ने ही की है। अब अदालत ये तय कर देगी कि ये आईनी तरमीम के जरिए ही हो सकती है या इस नौशाद साहब, मैं सिर्फ दो फिक्रे कहना चाहूंगा। जी शहजाद साहब, मैं सिर्फ 2 फिक्रे मैं कहना चाहूंगा। नौशाद साहब, हम एक विफाक में रहते हैं और विफाक में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अल्टीमेट आर्बिट्रेटर है। अगर हम उसको इन सियासी मामलात में फंसाएंगे तो हमारे लिए मुस्तकबिल में इससे ज्यादा ग्रेव किस्म के मसाइल पैदा होंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को इन मसाइल से बाहर रखना है और इन तमाम मसाइल को पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए हल करना है। मेरी सिर्फ नौशाद साहब कह रहे हैं, बिल्कुल नौशाद साहब बिल्कुल यही बात कर रहे हैं, बिल्कुल यही बात कर रहे हैं। फैसल साहब से सवाल, ताहयात नाअहली केस नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन पर असरअंदाज हो सकता है? फैसल साहब। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी जो है लगता यह है, जो अदालत में आज पूरे दिन रिमार्क्स दिए गए उससे ये लगता है कि ये ताहयात नाअहली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। मैं ये समझता हूँ, मेरी ये राय है। बाकी अभी ये केस चल रहा है तो देखते हैं आगे क्या जो है वो फैसला करते हैं। लेकिन जहाँ तक नौशाद साहब ने कहा और शहजाद साहब ने कहा कि आइन जो पार्लियामेंट का काम है वो यही काम है कि वो बनाते हैं। कवानीन बनाना किसका काम है? कवानीन बनाना जजेस का काम नहीं है। जजेस का काम है उसकी तशरीह कर देना और उस पर इम्प्लीमेंट कराना। बिल्कुल। तो ये सूरत हाल जब 16 महीने की ये पीडीएम गवर्नमेंट थी तो उन्होंने उस वक्त ये क्यों नहीं उठाया नुक्ता? क्या उस वक्त नहीं उठाया जा सकता था? इसको तब्दील किया नहीं जा सकता था? तो अब जो है, अब ये फैसला अदालत पे है तो देखते हैं कि अदालत क्या फैसला देती है। लेकिन लगता ये है जो आज के रिमार्क्स हैं उससे कि ताहयात नाअहली जो रखी गई है उसकी सज़ा 5 साल जो है वही रखी जाएगी, उससे ज़्यादा जो है वो नहीं होगी, ये मुझे लगता है। जी ठीक, फैसल साहब पॉइंट आपका क्लियर है। मुझे ब्रेक अनाउंस करना है, ब्रेक से वापस आने के बाद हम मरियम नवाज को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मरियम नवाज ने अपने ही बयान की नफ़ी कर दी है। वो ऐसे कि इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए असासों से एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है। मरियम नवाज जो दावा किया करती थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है, इलेक्शन कमीशन में जब जमा करवाए उन्होंने अपने असासों की तफसीलात, तो उसके मुताबिक मरियम नवाज के पास 84 करोड़ से जायद की रकम मौजूद है। इसके अलावा 1500 कनाल से जायद जायदाद की वो मालकिन भी हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर अभी भी वो अपने भाई की मकरूज हैं। कोई लगभग 2 करोड़ रुपया है जो कि उन्होंने अपने भाई को अदा करना है, लेकिन अभी तक नहीं किया। ये ऐसा मरियम नवाज कह रही हैं। सवाल सबसे पहला शहजाद साहब आप ही के लिए, मरियम का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? वाह, बड़ी खूबसूरत सवाल किया आपने मुझसे। चले मैं आपको ये बताता हूँ कि जब कैप्टन रेटहफ्दर सियासत में कदम रख रहे थे तो उनकी ज़िंदगी का जो पहला पॉलिटिकल इंटरव्यू था वो मैंने उनसे किया। अच्छा। तो मैंने इंटरव्यू के आखिरी में एक सवाल पूछा उनसे, वो वीडियो टेप में मेरे पास मौजूद है। मैंने कहा कि अच्छा ये बताएं आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो उन्होंने कहा जी कि वो असल में मेरे कुछ हसन नवाज के साथ कुछ मेरी पार्टनरशिप है और कुछ वो 2 एकड़ ज़मीन है उधर मानसेरा में और ये है और वो है। अच्छा। और फिर उनको लगा कि मैं उनके सवाल जवाब पूरा नहीं दे पाया हूँ, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरा सही मानों में जो सोर्स ऑफ इनकम है वो तो मियाँ नवाज शरीफ है। अच्छा, अब ये जो मरियम नवाज हैं, मरियम नवाज ने देखिए उन्होंने ये कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, लंदन तो क्या, मेरे तो पाकिस्तान में भी कोई असासे नहीं है। आम आदमी इस मामले को किस तरह से देखता है मैं आपके सामने रख देता हूं कि ये जब पनामा का मामला चल रहा था तो वो बहुत शोर मचा हुआ था। तो बतौर मीडिया पर्सन, अच्छा मेरी बेगम एक आम घरेलू खातून है, तो उसने मुझसे पूछा कि ये बताइए ये मसला है क्या। मैंने उनको सिंपली किया कि ये मामला ये है कि ये वजीर आजम पाकिस्तान जो थे इनके कुछ फ्लैट्स वहां पे निकल आए हैं और ये कह रहे हैं कि मतलब ये इनके गलत हैं, इनके नहीं होने चाहिए। तो मेरी बेगम ने बड़ी सादगी से मुझे कहा कि अच्छा वजीर आजम होने का क्या फायदा है अगर बंदा लंदन में फ्लैट भी नहीं ले सकता।
तो बात सिंपल सी है कि यहाँ पे असासे बनाने कोई जुर्म नहीं है। यहाँ पे मरियम नवाज जो हैं, अब चूंकि पहले जाहिर करना जरूरी नहीं था, चूंकि ये पॉलिटिक्स में नहीं थी, इसलिए कभी इनके असासों का जिक्र नहीं हुआ उस तरह से, और जो कुछ भी था वो खानदानी तौर पर चल रहा था। हाँ जी। अब चूंकि उनका एक पॉलिटिकल करियर आपने डिजाइन कर लिया है, Exactly. तो इसलिए आपको अब उनके कागजात सीधे करने पड़ रहे हैं। ये कागजात सीधे करने की कोशिश है। ये तो अभी इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये 84 करोड़ तो है, ये जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये जब आगे चलेगा मामला तो आपके होश उड़ जाएंगे और आपका ये गिला भी दूर हो जाएगा कि लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। हमारी तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अपनी बात कर रहा हूं कि दुनिया के 5 बड़े आजमों में जायदादें हैं, और आपने जो करना है आप कर लें। ठीक है गुलाम अब्बास साहब, आपको क्या लगता है कि ये वाकई अपने भाई के पैसों की मकरूज भी हैं? इस तरह शहाना लाइफस्टाइल, इतना प्रोटोकॉल और इतनी जायदाद के बावजूद कर्ज क्यों अदा नहीं कर रही अपने भाई का? देखिए, असासे बनाना, प्रॉपर्टी बनाना या उसको रिटेन करना कोई जुर्म नहीं है, हमारे कानून में भी नहीं है। ये इस तनाज़र में देखना पड़ेगा कि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, और जो उसने स्टेटमेंट दी थी कि वो कब दी थी और असासे कब बने, जो बाद में सामने आए हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो इसकी छानबीन होनी चाहिए, और एक मैं समझता हूँ कि किसी के ऊपर ऐसे तलवार नहीं लटका देनी चाहिए। अगर किसी के कोई असासे निकल आए तो इसमें कोई जुर्म नहीं है। लेकिन गुलाम अब्बास साहब, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो नहीं सकता कि इसमें भी कोई ना कोई मुश्किल खड़ी हो जाए मरियम नवाज के लिए? देखिए, उसके कि पहले थे नहीं, अब ये असासे कहाँ से आ गए? हाँ जी। देखना ये है कि ये जो असासे बनाए गए हैं कि क्या ये गैर कानूनी तरीके से बनाए गए या कानूनी तरीके से बनाए गए हैं। अगर तो कानूनी तरीके से बनाए गए हैं तो फिर ये कोई जुर्म नहीं है। हाँ, तो उस हवाले से जो है एक कॉम्पिटेंट ऑफ कोर्ट जो है उसका जो भी फैसला होता है उसको मद्देनजर रखा जाता है कि हमारा अलमिया ये है कि हम जो है किसी को कोई भी जुर्म करता है, मुल्जिम होता है, तो उसको मुजरिम बना देते हैं। मुजरिम तब कोई बनता है जब कोई अदालतों में केस चलता है, एविडेंस रिकॉर्ड होता है, उसके बाद जो है कन्विक्शन अगर कोर्ट करती है और मनी ट्रेल मौजूद नहीं होती आपके पास। हाँ जी जी, गुलाम अब्बास साहब, मनी ट्रेल आपके पास मौजूद नहीं होती। गुलाम अब्बास साहब, अमीर होना कोई जुर्म नहीं है। मैंने कब कहा कि अमीर होना कोई जुर्म है? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आपके मुल्क का एक आम आदमी जो है वो तो अपनी जगह से उसका मेयारे जिंदगी तो बेहतर नहीं हो रहा, लेकिन आपके जितने हुक्मरान खानदान है, खुद आप जितने भी आपके इस वक्त पॉलिटिकल पहलवान मैदान में हैं, उन सारों के असासे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये सना के वान ये तो सब के बढ़ रहे हैं। आपकी नजर सिर्फ सियासतदानों पे है, बाकी लोगों पे नहीं। अगर आप बाकी लोगों को देखेंगे तो सियासतदान जो है उनकी करप्शन को आप भूल जाएंगे। आप सिर्फ जो है, लेकिन गुलाम अब्बास साहब, ये अवाम के नुमाइंदे हैं, तो अवाम में जाने के लिए उससे पहले इनके पास डिटेल्स तो मौजूद होनी चाहिए। जायदाद आखिर आई तो आई कहां से? सोर्स ऑफ इनकम क्या है? इसको कौन चेक करेगा? या अशराफिया, या यूं कह लीजिए गुलाम अब्बास साहब कि कुछ लोग सिर्फ अमीर से अमीर और उसके बाद कुछ गरीब से गरीब तर होते चले जाएंगे, तो सवाल कौन करेगा? का काम नहीं है ये। काम जो है आपके जितने भी एहतसाब के इदारे हैं उनका काम है। अगर उनमें कोई कंप्लेंट जाती है तो वो जो है उसका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो चेक करते हैं। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का आजकल जो काम है उस पर भी बड़े सवालात खड़े हो रहे हैं ना, कि इलेक्शन कमीशन भी जो है उसकी कारकर्दगी बड़ी मुतनाज़ हो चुकी है, जानिबदार हो चुका है इलेक्शन कमीशन। किसी पार्टी के लिए बिल्कुल मुश्किलात हैं तो दूसरी पार्टी के लिए कितनी आसानियां इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो फिर ये किसका काम रहेगा? देखिए, ये तो बिल्कुल सही आप फरमा रही हैं कि इलेक्शन का माहौल ख़त्म किया जा रहा है और एक मनसूबा बंदी के तहत जो है एक जमात जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है और उसको इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। ऐसे इलेक्शन जो है, मैं तो समझता हूँ कि कानून कहता है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए। यहाँ पे तो फेयर एंड लवली इलेक्शन होते हैं और हमेशा होते आए हैं। इलेक्शन कमीशन जो है हमेशा जानिबदार रहा है। आपके जितने भी इदारे हैं हमेशा जानिबदार रहे हैं। जब किसी को भेजना हो तो उसके सामने रुकावटें खड़ी की जाती हैं, उसको अदालतों के जरिए नाइल करवाया जाता है। और जब 70 साल से ज़ायद का रिकॉर्ड यही कह रहा है पाकिस्तान का, और चेंज कहीं नहीं है। गुलाम अब्बास साहब, ठीक है, पॉइंट आपका क्लियर है। नौशाद साहब, मरियम नवाज का जायदाद से मुताल्लिक जो बयान है वो पहले दुरुस्त था, जो उन्होंने एक निजी टीवी चैनल के इंटरव्यू में बैठकर दिया था, जो या आज जो वो कह रही हैं वो ठीक है? मैं तो वैसे हैरान हूं
बल्कि परेशान हूँ। पता नहीं कैसे आप लोग जजमेंट्स देते हैं और यहाँ बैठ के मीडिया के ऊपर आप इस तरह की गुफ्तगू कर लेते हैं। मुझे लगा नौशाद साहब आप हैरान और ये परेशान होंगे कि इतनी जायदाद आखिर आ कैसे गई इतने सालों में। 2018 में मरियम नवाज के असासे सामने आए, ठीक है, इसको नहीं पता मैं उसके बारे में क्या गुफ्तगू कर सकता हूँ। वही 500 कनाल राजी थी, वो 506 कनाल थी या 500 कनाल है। वो 2,99,00,000 रुपए उसने भाई के देने थे, उन्होंने वो आज भी देने हैं। देखिए, हमें फैक्ट्स को ध्यान से पेश करना चाहिए। ये जो अभी ये जो आपके हैं लेकिन ना, नौशाद साहब स्टेटमेंट्स को फिर इसका मतलब आप इग्नोर कर दें। ये जो 2014 में बयान दे रही थी ना, फर्क होता है। आप लोग यहाँ बैठ के लोगों को मुजरिम भी बना देते हैं और खुद से तय करते हैं कि ये असासे बढ़ गए, कम हो गए, ये पहले थे नहीं, ये अब सामने आ गए। हालांकि ये असासों पे डिबेट नौशाद साहब आप पॉइंट क्लियर करें फिर हो चुकी है। ठीक है नौशाद साहब, मेरा एक पॉइंट वो बहुत सारी हुई हैं। अच्छा, पब्लिक ऑफिस होल्डर जब बनेगा, आज वो कागजात नामजदगी जमा कराएंगे, अपने एहसासों को जाहिर करेंगे सॉरी, किसी को उसके ऊपर एतराज होगा, वो एतराज दाखिल करेगा। मनी ट्रेल साबित करने की जिम्मेदारी उसकी है, जिसके वो असासे हैं वो बता देगा कि मेरे असासे ठीक हैं या नहीं है। दूसरी बात, जब सोर्स ऑफ इनकम की बात है, यहां पर जो 2018 के जो कागजात उन्होंने जमा कराए थे, जब असासे सामने आए थे, चौधरी शुगर मिल में वो पार्टनर है, हुदैबिया पेपर मिल में है, हुदैबिया इंजीनियरिंग में है, हमजा स्पिनिंग मिल में है, मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल में है, सॉफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में है। ये वो तमाम कंपनियां हैं जिनकी वो शेयर होल्डर हैं और इनके जरिए उनकी एक इनकम जनरेट होती है। अब आप कहें कि वो किसने दिए, किसने मेरे से लिए, आपसे लिए या शहजाद साहब से लिए, मुझे नहीं पता इस बात का, ये वो जवाब देंगी। मसला सिर्फ क्या है, मसला सिर्फ ये है कि हम जिस तरह से उछालते हैं। अब बड़ी मजे की बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं और बड़ी तकलीफ होगी ये बात सुन के कि हमें तो सवाल करना चाहिए था जनाब के 2018 में जो प्राइम मिनिस्टर बना था उसके असासे थे 3 करोड़ और जब 2023 के कागजात जमा कराए गए हैं तो उनके असासे है 31 करोड़ और ये 700 गुना जो 7 गुना इजाफा है, 700% जिसको कहते हैं, मैं तो फीसद मानता नहीं, 7 गुना जो इजाफा है ये कैसे हुआ? वो तो कहते हैं कि मेरा कोई कारोबार नहीं है, कारोबार की जगह पे लिखते हैं, पता नहीं मुझे भूल गया, को सोशल समथिंग उन्होंने लिखा है कि मैं सोशल सर्विस करता हूं कि क्या करता हूं। हाँ जी। तो असल में तो हमें डिबेट करनी चाहिए थी उनके ऊपर जो पब्लिक ऑफिसर होल्डर था और पब्लिक पे 5 साल गुजारने के बाद 5 साल कहते थे मुझे ये तनख्वाह पूरी नहीं होती, तो वो तनख्वाह जो पूरी नहीं होती थी वो अब इतनी ज्यादा कैसे हो गई कि वो 5 साल के अंदर वो असासे जो हैं वो 3 करोड़ से 31 करोड़ तक पहुंच गए। फैसल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। फैसल साहब, ये बात कहता हूं कि बुग़्ज़े नवाज शरीफ में या बुग़्ज़े मरियम में या बुग़्ज़े इमरान खान में या बुग़्ज़े किसी एमकेएम में या बुग़्ज़े फलाना फजल रहमान पे हमें तज्जिये नहीं करने चाहिए, हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करनी चाहिए। जो बात जिस तरह से है उसको फैसल साहब का पॉइंट ले लेते हैं नौशाद साहब, फिर मैं दोबारा आपको मौका लिख के जिस तरह से जी फैसल साहब, आवाज नहीं, सॉरी। बिल्कुल नौशाद साहब, आपका कहना दुरुस्त है, हमें तज्जिये नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें वो बात भी याद दिलाना चाहिए जो कि उन्होंने खुद अपने मुंह से कही थी। उनका यही कहना था कि मेरी कोई जायदाद मुल्क में नहीं है, ना बैरून मुल्क है, मेरे पास कोई असासे नहीं है। लेकिन अब ये अचानक कौन सा जैकपॉट लग गया कि इतने 84 करोड़ रुपए आ गए। पूरा मुल्क की आवाम जो है वो जिसके पास पैसा है वो तो कम हो रहा है, लेकिन मखसूस तबका जिसमें सियासतदान है, मुख्तलिफ सियासतदान है, उनकी जायदादें जो है वो दिन ब दिन अरबों रुपए इजाफा हो रहा है और वो जो है वो खुशहाल है, अवाम जो है वो रुल रहे हैं। मतलब ये पूछने का हक तो रखते हैं हम ये तो नहीं रखते कि हम वो ये अपने तौर पर कह रहे हैं, ये तो उनकी चीज है ना, उन्हीं की चीज याद दिलाना मुश्किल है क्या? इस पे हम बात नहीं कर सकते। आप जो ये कह रहे हैं कि जिसके पहले 3 करोड़ असासे थे अब वो 30 करोड़ हो गए, तो वो अभी अंदर है और उसका भी अगर है तो उसका भी इंतजाम होना चाहिए और उस पर भी केस चल रहे हैं। तो ये वाले भी जो केस है नौशाद साहब, ये जो मरियम बीबी जो कह रही है, साहब का पॉइंट इसे कब देखा जाएगा? देने से पहले भी ये बात करता हूं कि ये मेरी राय है, इसके ऊपर राय और चीज है, तज्जिया और चीज है। ठीक है फैसल साहब अपना पॉइंट प्लीज। मैं आपको यही तो कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक फिक्रे में ये बहस मैं बड़े शौक से सुन रहा था।
फैसल साहब अपना पॉइंट क्लियर करते हैं, फिर फैसल उसके बाद बोलिए। शहजाद साहब मैं आपको जरूर मौका देती हूँ। जी फैसल जी साहब। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं वो सिर्फ ये बात याद दिला रहे हैं कि यही साहिबा, मरियम साहिबा ने जो अपना बयान दिया था, पहले क्या दिया था, चंद सालों में ऐसा कौन सा जैकपॉट लग गया इनका कि इनके करोड़ों रुपए इजाफा हो गया, हमें भी बता दे ताकि हम भी कुछ ऐसी कोशिश कर लें, हमारे भी लाखों रुपए बन जाएं। 2014 में बयान हमारे तो दिया पैसे था, कम, 2018 में एहसास जमा कराए थे, और वो उसकी डिटेल्स सियासत साहब की बता दी है इनकम जो है कि इजाफा कौन हो कौन रहा सी नहीं है फैक्ट्रीज सामने। थी, किस किस फैक्ट्री कह के रहा हूं साथ मैं उनकी आपको। कहाँ कहाँ एफिलिएशन हो गई। तो शहजाद पहले साहब क्यों नहीं बताया, ये पहले भी बता सकती थी अपनी, पहले क्यों छुपाया, सवाल ये भी बनता है। एक फिक्रा जी, शहजाद एक फिक्रा नौशाद साहब, नौशाद साहब, मैंने जब गुफ्तगू की थी तो मैंने कहा था ये जितने भी इंतखाबी पहलवान हैं, मैंने सिर्फ मरियम का जिक्र नहीं किया था। अगर आप पीपल्स पार्टी मैं को आपकी देखेंगे, बात नहीं कर रहा पीटीआई को शहजाद देखेंगे साहब, तो मैं आपको आपकी बात सूरत नहीं ऐसी ही कर नजर आएगी। पहली बात। दूसरी बात, मुश्ताक अहमद यूसुफी ने एक फिक्रा कहा था और मैं समझता हूं इसके बाद आपको इस बहस की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा झूठ की 3 किस्में होती हैं, झूठ, सफेद झूठ और अदादोशुमार। तो इसके बाद मैं और आप इस पे जितना मर्जी बहस कर लें, ये बस इसी तरह ये भी इंटरप्रिटेशन की बात है कि किधर से आए, कहां से आए। उन्होंने बता देना है किधर से आए और आपको मानना पड़ेगा कि ये उधर से ही आए हैं। बात सिंपल सी है कि जो आपके हुक्मरान हैं उनको ना तो तिजारत में होना चाहिए और ना उनके असासे बढ़ने चाहिए, उनके ऊपर कैप होना चाहिए, उनके ऊपर नजर होनी चाहिए। यहां पर मसला ये है कि जो लोग हुक्मरान बनते हैं वो अपने लिए करप्शन के रास्ते बनाते हैं, SROs जारी करते हैं, फिर उस करप्शन की तफ्तीश के लिए कवानीन भी खुद ही मुतय्यन करते हैं और फिर खुद ही तय कर लेते हैं कि नैब आज से 10 करोड़ वाली करप्शन नहीं देखेगा, वो 20 करोड़ वाली करप्शन देखेगा। तो इन चीजों को, इदारों को आजाद कीजिए, इदारों को काम करने दीजिए, सिस्टम बनाइए, सिस्टम पर यकीन रखिए। फिर ना कभी मियां नवाज शरीफ गलत तौर पर नाअहल होंगे और ना कभी इमरान खान साहब को इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा कि आप सड़कों पर आए होंगे। आप सिस्टम को मजबूत कीजिए, गुलाम सिस्टम अब्बास आप साहब का सब भी मैं लोगों के पॉइंट ले लूं। ताबत का ज़माना है। मैं एक लाइन ऐड करता हूं। गुलाम अब्बास साहब, ये अवाम के नुमाइंदे अवाम के लिए तो जवाबदेह है ना। ये कारोबार बंद करें, ये लोगों को गद्दार, करप्ट, चोर, डाकू कहने का कारोबार बंद होना चाहिए। मुल्क में इदारे हैं, उनको वो अपना काम करें। बदकिस्मती है कि इदारे काम नहीं कर रहे, लेकिन ये जो हमने कारोबार चलाया हुआ है, आप किसी भी हैरत की बात ये है सना, यहाँ पे कलअदम तंजीमों के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके तो कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो रहे हैं, और ये सियासतदान बेचारे जो हैं उनको कोई छोटी मोटी कोई भी उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा के उनके कागजात रिजेक्ट हो रहे हैं। ये मुल्क में एक तमाशा लगा हुआ है, ये बंद होना चाहिए। सियासतदानों को मौका मिलना चाहिए, और जो अगर किसी को नाइल करना है तो वो अवाम का हक है, उसको आयल करे। अगर किसी को मुंतखब करना है तो वो भी अवाम का राइट है। ये जो आप लोगों तो को, गुलाम अब्बास साहब, अवाम की राय को इतनी अहमियत दी जाती है इस मुल्क में? देखिए, आप शुरू तो करें ना, शुरुआत तो करनी है ना। अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे तो कभी भी आपकी सिमत दुरुस्त नहीं हो सकती। ये शुरुआत होनी चाहिए, जब ये इस बात पे डिबेट भी होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ जो एक डायलॉग होना चाहिए, पूरे सबको बैठना चाहिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, और इस मुल्क में एक सियासी इस्तेकाम आना चाहिए, सियासतदानों को इज्जत मिलनी चाहिए, और कानून जो है उसकी पासदारी होनी चाहिए। यहाँ तो जंगल का कानून बना हुआ है, एक अदालत जो है वो जमानत देती है और कोई डिप्टी कमिश्नर उसको MPO में बंद कर देता है। तो यहाँ पे अदालतों के जो फैसला जात हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। तो ये इससे ज़्यादा क्या हो सकता है इस मुल्क में? एक इंसानी हकूक जो है वो पमाल हो रहे हैं। नौशाद साहब बड़ा अच्छा ट्रेंड सेट करने की बात कर रहे हैं। गुलाम अब्बास साहब, साहब आपकी आवाज मक्के और मदीने। काश ये हमारा मुल्क जो है दो सीमत पे चल पड़े, स्टेबिलिटी आ जाए। कहते रहेंगे, कोई सुने ना सुने, हाँ जी। अल्लाह करे उनको समझ आ जाए जो फैसला करने वाले हैं। लेकिन नौशाद साहब, गद्दार और खुदा करे कहने वाला कारोबार बंद हो जाए, समझ आ जाए, समझ आने वालों को। नौशाद साहब, सना जी देखिए, सना, आपसे लाहौर की सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही, शुमाली इलाका जाने का प्रोग्राम मत बनाएं और नौशाद साहब को लाएं। तो मौलाना साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना कि सर्दी में वोट कैसे डालने जाएंगे, फिर इलेक्शन आगे कर दें। नौशाद साहब, ये तो फिर बड़ा वैलिड पॉइंट है। वो अगर उनका दिल कर रहा होता ना, या उनको फेवरेबल चीजें नजर आ रही होती, तो उन्होंने, बर्फबारी शदीद होती तो भी उन्होंने कह देना था कि जनाब वोट डलेंगे, चाहे जो मर्जी हो, चाहे घरों से उठा के बंदे न लाने पड़ते। ये तो असल में हमारे यहाँ, देखिए, ये ओवरऑल मिजाज है सोसाइटी का, मुआशरे का, और हमारे
जाए एज इंडिविजुअल। मैं जो बात एक सिर्फ लाइन में मैं शहजाद साहब को बात कर लूं कि शहजाद साहब ने दुरुस्त कहा था कि उन्होंने तमाम पहलवानों की बात की थी, ये दुरुस्त है। मैंने जो बात की थी वो ये थी कि हमें डिस्कस वो करना चाहिए कि मुझे लगा कि मैंने जो खबर आज पढ़ी मरियम नवाज के असासों की और जो मेरे पास पहले उनकी तफसील असासों की, उसके अंदर कुछ 40 लाख रुपए का फर्क पड़ा है, जो मेरा ख्याल है कोई इतना मेरे लिए मायने नहीं रखता। हो सकता है सबके लिए मायने रखता हो या उस पर बहस की जा सके, करनी चाहिए। जो फैसल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी दुरुस्त था कि उन्होंने एक वक्त में कहा कि मेरी कोई जायदाद नहीं है, इस मौजू पे बात की जा सकती है, करनी चाहिए। लेकिन इन दोनों बातों से ज्यादा अहम बात यह थी कि मैंने ये कहा कि बतौर जर्नलिस्ट मैं उस चीज पे डिबेट करूंगा जो मुझे आर्ग्यूमेंट करेगी कि मेरे लिए ये ज्यादा प्रॉब्लमैटिक एरिया था कि जी एक शख्स जो वजीर आजम रह के गया 5 साल, उसके एहसासों में 7 गुना इजाफा हो गया, तो वो मेरे लिए मौजू होगा और मैं उस टॉपिक को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। ये मेरी जाती राय है, मैं ये किसी पे इंपोज नहीं कर सकता, ये आपकी अपनी मर्जी है, जो भी आप टॉपिक चुने। अब जो बातें अच्छा देखिए नौशाद साहब सब कर रहे हैं। नौशाद साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या मेरी ये ख्वाहिश रखना कि मेरे जो नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे, वो सच बोला करें, झूठ ना बोला करें, दुरुस्त तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें, बेशक वो सादिक और अमीन की उस तारीफ पर पूरे न उतरते हों, लेकिन जिस तरह से ये काफर लोग जो गोरे लोगों का मुल्क होता है वहाँ पे तो वो इस तरह के झूठ नहीं बोलते, वो तो छोटी छोटी बात पे रिजाइन दे के चले जाते हैं। तो अच्छी जो इखलाकियात है उसका तो तकाजा करना जो है वो कोई गलत तवक्को तो नहीं है। शहजाद साहब बात 100% दुरुस्त है। देखिए मैं जो बात करता हूं, जब हम तज्जिया कर रहे होते हैं या मैं जो जिसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करता हूं, मैं ये कहता हूं, मैं कल भी ये कह रहा था, कल भी जब हमारी बात हुई थी मैंने कहा था जब मैं ये बताऊंगा कि टोटल इतने कागजात हैं, इतने मंजूर हुए और इतने मुस्तरद हुए, मैं फैक्ट्स प्रेजेंट करने के बाद मैं उसके ऊपर जो राय है वो दूंगा। इसी तरह से अगर फर्ज करें कि हम ये कहते हैं, हमने कोई भी शख्स या कोई भी पाकिस्तानी ये कैसे ये तय कर सकता है कि जी किसी जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसको पूछा ना जाए? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, उसको सच भी बोलना चाहिए। अगर कोई झूठ बोले तो उस पर उसकी ग्रिलिंग भी होनी चाहिए। ये किसने कहा कि ग्रिलिंग नहीं होनी चाहिए? लेकिन हमें उससे पहले फैक्ट्स देते वक्त दोनों तरफ के फैक्ट्स देने चाहिए। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद हो उसको सामने रखना चाहिए, उसके बाद बात की जानी चाहिए। ये बातें आपकी दुरुस्त हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। और ये नहीं कहा किसी ने मीडिया का काम वॉचडॉग का, मीडिया का काम है कि ग्रिल करे। मेरा मकसद पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये होता है कि जब आप ग्रिल करें तो आप खुद बायस ना हो, आप दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रख के आप उनको जिसने किया है उसका तकाबली जायजा जब ले तो हर पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखें। मेरा मकसद सिर्फ इतना है। मैंने जो बात की थी कि खुद से बैठ के मैं यहाँ किसी को मुजरिम नहीं, मेरा काम नहीं है, ये अदालतों का काम है, ये उन इदारों का काम है, साफ करना, डिटेल्स लेना, उनकी मनी ट्रेल्स लेना, ये सब उनका काम है। हमारे सामने जो चलिए फैसल साहब का पॉइंट ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं ब्रेक अनाउंस कर दूंगी। एक मैं तज्जिया करूंगा, मैं नौशाद साहब की बात ठीक है, नौशाद साहब फैसल साहब की बात जी जी मैं नौशाद साहब की बात की बिल्कुल तायद कर रहा हूं। हमें जो है बतौर प्रोफेशनल सहाफ़ी हमें दोनों तरफ देखना चाहिए, हमें एक तरफ नहीं देखना चाहिए। नौशाद साहब समझ रहे होंगे मेरी बात। तो ये जो है मैं इस तनाजुर में ये बात कह रहा था कि उनका अपना स्टेटमेंट ये था, अब वो 4 साल के दौरान जो है वो कैसे तब्दील हो गया, तो कहाँ सादिक और कहाँ अमीन, और फिर कैसे मतलब ये मरियम नवाज के लिए नहीं है, ये आप अगर हम बात करें तो आसिफ अली जरदारी साहब के लिए भी है, इमरान खान के लिए भी है, और जो है एमक्यूएम के रहनुमाओं के लिए भी है, सबके लिए, तमाम सियासतदानों को एक ही पैमाने पर देखना चाहिए, सिर्फ एक ही को नहीं देखना चाहिए, उस पर इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मुझे ब्रेक अनाउंस करना है, ब्रेक से वापस आने के बाद फैजाबाद धरना कमीशन के हवाले से अपडेट करेंगे आपको। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से फैज़ हमीद ने धरना कमीशन को जवाब जमा करा दिया है। हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्ज़ामात की तरदीद की गई है। ज़राए के मुताबिक फैज़ हमीद ने अपने जवाब में बताया है कि 2017 में उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल की सरबराही में काबीना का एक इजलास हुआ था, जिसमें इंटेलिजेंस के सरबराह नवीद मुख्तार और मिलिट्री क़यादत भी शरीक थी। इन तमाम अफराद की मुश्तरका हिदायत पर TLP से मुज़ाकरात किए गए थे। इससे कबल एहसन इकबाल ने फैज़ाबाद धरना कमीशन के सामने पेशी के बाद ये कहा था कि फैज़ाबाद धरना असल में ख़त्म हुकूमत के लिए किया गया था, ताहम मेरे पास इससे जुड़े कोई सबूत मौजूद नहीं है। गुलाम अब्बास साहब, क्या सिर्फ मफरूज़ों की बुनियाद पर इदारों पर इल्ज़ामात आयद किए जा सकते हैं? देखिए, इससे पहले मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि
हम वोट देते तो सोचते नहीं हैं, और ना हम असूल की कोई बात करते हैं, ना हमारा असूली मौक़िफ़ है, ना हम असूल के साथ खड़े होते हैं। हम शख्सियत परस्ती में पड़े हुए हैं और शख्सियात के साथ खड़े होते हैं, और जब तक यही होता रहेगा तो यही कुछ इस मुल्क में भी होता रहेगा। जहाँ तक फैज़ाबाद धरने के हवाले से है, चूँकि उसकी 2017 में जजमेंट आई थी, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। उसमें ये कहा गया था कि जो भी इसमें मुलव्वस है या जो जिन इदारों ने अपने हद से तजावज़ किया है, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर किसी एजेंसी ने कोई अपनी गैर कानूनी काम किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उसमें स्पेशल जो डायरेक्शन दी गई थी कि ISI के हेड्स को दी गई कि उन्होंने कुछ अपने जो अपने इख्तियारात हैं उससे तजावज़ किया है। तो उस हवाले से ये देखें, किसी एजेंसी का काम नहीं है कि किसी भी अवाम का जो जलसा है या कुछ जलूस है या कोई धरना है उससे जाके मुज़ाकरात करे। ये मुंतखब नुमाइंदों का काम होता है और ये हुकूमत का काम होता है, और हुकूमत में वज़ीर आज़म होता है और उसकी काबीना होती है। अगर इस बयान की रोशनी में देखा जाए जो जनरल फैज़ ने दिया है, तो अगर इसमें वो भी शामिल हैं जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, शहीद खाकान अब्बासी साहब जो थे, या वज़ीर दाखिला जो हैं उस वक्त मेरे ख्याल एहसन साहब थे, तो उनको भी शामिल करना चाहिए इस कमीशन में। उनसे भी बयान लेने चाहिए क्या जो ये साफ फरमा रहे हैं कि वाकई ठीक है या गलत है। अगर वो ठीक है तो वो भी इसमें बराबर के शरीक हैं और उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। शहजाद साहब का पॉइंट मैं ऐड कर लेती हूँ इसमें इस सवाल के साथ कि फैजाबाद धरना क्या वाकई उस वक्त के हुकूमत के खात्मे के लिए किया गया था? जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, मैं अब आपको बताऊं, पहले तो मैं गुलाम अब्बास साहब की बात का जवाब दे दूं। हाँ जी। कि गुलाम अब्बास साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने ये बात कहीं कह रखी है, मैंने अपने इन गुनाहगार कानों से सुनी है कि हमने कहा था। पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अफवाज पाकिस्तान से मदद लेने की तारीख बड़ी लंबी है। हमने बिजली चोरी के मामलात को हल करने के लिए फौज को उसमें घुसाया था। हमने घोस्ट स्कूलों का पता लगाने के लिए वहाँ पे भी फौज घुसाई थी। हमें जहाँ पे जब कभी खुदा न खास्ता कोई जलजला आता है, कोई सैलाब आता है, तो हम फिर उनको बुलाते हैं। हम फिर वहीं पे खड़े हैं कि हमने अपने सिविलियन इदारों को इस काबिल नहीं किया कि वो चीज़ों से निपट सकें और किसी बड़ी चैलेंज का मुकाबला कर सकें। तो ये हमारी मजबूरी है। दूसरी बात, ये जो धरने हैं, देखिए ये धरनों की तारीख जो है वो तो फिर आप शुरू कर लें पीछे से, माजी से 2014 से भी पीछे आ जाएं, उस तरह का कोई आपको प्रॉपर नहीं नजर आएगा। लेकिन ये जितने भी धरने माजी करीब में आए हैं, मेरा मानना ये है कि इनमें से जो ओरिजिनल धरने कोई नहीं थे, वो ये सारे के सारे प्लान्ड धरने थे। और असल बेनिफिशियरी कोई और था। खैर ये सवाल मैं जरूर निशा साहब के सामने रखूंगी, लेकिन मुझे मौलाना फजलुर रहमान भी तो आए थे ना, मौलाना फजलुर रहमान आए थे। ठीक है, फिर शहजाद साहब पॉइंट आपका क्लियर है। फैसल साहब, फैजाबाद धरना क्या वाकई उस वक्त की हुकूमत के खात्मे के लिए था? लगता तो ऐसा ही है कि उस वक्त की हुकूमत के लिए, खात्मे के लिए था। अब ये चल रहा है, देखेंगे, पता चलेगा आगे के क्या था, और इस सिलसिले में मज़ीद जो है चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन जनरल फैज़ के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि उनका जो स्टेटमेंट आज आया है, और वो जो है उस वक्त बहुत ताकतवर शख्सियत थे और सब कुछ अमूर देख रहे थे, ये सब जानते हैं, और अब वो अताब का शिकार है, और इसीलिए जो है वो उनको बुला भी लिया गया है और उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करा दिया है। आपको एक चीज़ याद दिलाऊं, अभी गुज़िश्ता दिनों जो है फजलुर रहमान साहब के बेटे की शादी की तकरीब थी, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी गए थे। तो वहाँ चेयरमैन सेनेट की एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि तुम जो है वो उस तरफ थे और फैज़ की तरफ थे, अब तुम पता नहीं है कि बादशाह कौन है। तो असल चीज़ पता चल जाती है कि बादशाह कौन है। आसिफ अली जरदारी ने बताया कि मैं जो है वो बादशाह हूँ, और जो बादशाह होता है वही हर वक्त रहता है। ये लोग कुछ भी कर सकता, पार्टी बिल्कुल तौर पर थे, उसकी पार्टी भी जो है आने वाले टाइम में प्रोमिनेंट हो सकती है बादशाह की। मुस्कुरा रहे नौशाद साहब। नौशाद साहब, सवाल, फैजाबाद धरने का असल बेनिफिशियरी कौन था? मुश्किल तो है, लेकिन चलें, सवाल आपके लिए। देखिए, वो ताकतें थी जो उस वक्त हुकूमत खत्म करना चाहती थी। ये वही ताकतें थी जो 2014 का धरने के पीछे थी, और ये वही ताकतें थी जो 2000 याद होगा शायद मुझे, तो ऐसा इकबाल साहब के पास सबूत क्यों मौजूद नहीं है? सबूत देना पार्टी के दौर में। हाँ जी। और ये वही ताकतें थी जो जिनके बारे में शहजाद साहब ने बताया कि जो मौलाना फजलुर रहमान भी धरना लेके आए। देखिए,
हाँ। ये बड़ी सिंपल सी बात है, ये समझ लेने वाली बात है। एक होता है एहतजाज, हाँ जी, एक होता है रियासत के काम को बंद करने की कोशिश करना, रियासत का निजाम जो है ना उसको मफलूज करने की कोशिश रियासत करना। का पहिया तो वो जाम करना। तमाम जो तमाम धरने हैं जिनका मकसद रियासत को के सिस्टम को मफलूज करना था, हाँ। वो तमाम के तमाम यकीनन किसी साजिश के तहत ही थे, और उसका मकसद हुकूमतें हटाना ही हो सकता है। ठीक इसके है अलावा नौशाद उनका साहब, कोई लेकिन उनसे मकसद नहीं सीखा होता। कुछ नहीं, ठीक, और उससे मकसद कुछ नहीं हुआ सिवाय उससे अफरा तफरी फैली और मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा, यही कह सकते हैं। और आने वाले टाइम में सही हो जाए पाकिस्तान के हालात और मईशत बेहतरी की तरफ चले, स्टेबिलिटी आ जाए पाकिस्तान में, यही दुआ है हमारी भी, आप लोगों की भी। बहुत शुक्रिया साहब आपका भी, गुलाम अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया, शहजाद साहब, फैसल शकील साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।